for the topic Boiler Chicken Myths versus Facts. I would like to welcome on stage the person who has done his MPhil in Animal Nutrition from University of Agriculture, Faisalabad, and PhD in Poultry Nutrition from the University of Veterinary and Animal. को मिक्स करके बात की जाए इस टॉपिक पे, और क्योंकि ये हर जगह पब्लिकली सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली चीज़ जो है वो मिथ्स हैं जो कि इसके चिकन पर रिलेटेड पाई जाती हैं, और उनको मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट थिंग कि इट्स अ सुप्रीम क्वालिटी प्रोटीन एक्चुअली, एंड secondly it's more economical and easily available for the world and in Pakistan also, and also some favorite foods are made up of chicken. Although it's supreme quality food, economical, but then you see on the social media everywhere there are a lot of videos, posts that are related to the chicken, that this chicken is unhealthy, unethical, many more things. I will explain some of that myths one by one. Why these myths are present in the society? Because many people have a lack of knowledge for the biology of animals, the biology of the science, and they are explaining that kind of things. Like a video I already shown, that person is explaining chicken and also some type of jinnats and like that kind of things also. And some misinformation also. Misinformations भी है इसके हवाले से कि चिकन में के बारे में बहुत सारे लोग मिसइन्फॉर्म वीडियोस या पोस्ट कर रहे होते हैं, एक्चुअली वो होती नहीं है ऐसे। जैसे आजकल कोविड के रिलेटेड भी है कि जी कोविड चिकन की वजह से आया, एक्चुअली रिसेप्टर्स ही नहीं है, तो कैसे हो सकता है कि चिकन कोविड का कैरियर हो जाए। और कुछ नॉन टेक्निकल पीपल, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि वो लोग जिनका बायो साइंसेस से रिलेशन ही नहीं है, वो भी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि चिकन में जो बायोलॉजी है वो सही नहीं है, और वो उसके अगेंस्ट आंसर्स कर रहे होते हैं। रियलिटी ऑलरेडी डॉक्टर शाहिद साहब ने बताया, जेनेटिक्स है, इम्प्रूव्ड जेनेटिक्स कह सकते हैं, हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है, क्योंकि हाउसिंग भी बहुत इम्प्रूव हुई है पिछले 2-3 डिकेड्स की बात करें तो। हाउसिंग, हेल्थ रिलेटेड, इवन ह्यूमन में और इवन एनिमल्स में, क्योंकि इट्स अ प्रॉपर बिजनेस, मच मोर मनी इज इन्वॉल्व्ड, तो ऑल थिंग्स आर इम्प्रूव्ड, न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स, हेल्थ, एवरीथिंग। अब मैं बात वन बाय वन पहले आप बताऊंगा कि कौन सी मिथ्स नॉर्मली पाई जाती हैं। पहली तो ये है कि लोग कहते हैं कि इट्स जेनेटिकली अनएथिकल, मींस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ जेनेटिक चेंजेस। आई विल एक्सप्लेन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। देन पीपल आल्सो सेइंग दैट यूज ऑफ सम हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स, कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं जो कि एक्चुअली डेंजरस हैं। ग्रोथ हार्मोन, स्टीरॉइड्स, ये तो बहुत ही ज्यादा इसके बारे में बोला जाता है कि ये यूज किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स, फुल ऑफ एंटीबायोटिक्स, नॉर्मली कहा जाता है बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं और इसमें बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक रेजिड्यूज होते हैं। देन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसी के रिलेटेड वो भी है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि इसकी जो फार्मिंग है वो जस्ट लाइक फैक्ट्री फार्मिंग है या कॉर्पोरेट बिजनेस की तरह, मतलब कि जैसे ऑफिसेस को या किसी चीज को चलाया जाता है उसी तरह, ऐसा एक्चुअली ऐसा नहीं है। कंसीडर किया जाता है कि बर्ड सिक हैं और उनको अगर खाएंगे तो उसके रिलेटेड बहुत सारी अनहेल्दी हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए, लाइक दैट। आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन ऑल दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेजर जेनेटिक मैनिपुलेशंस। Chicken is of course genetically improved, but not genetically engineered. Means there is no genetic engineering, not GMO, genetically modified. अगर genetically modified नहीं है तो क्या हुआ, कौन सी चीज genetically इसमें improve की है, तो वो selective breeding के through improve किया गया है। इसको के selection की है according to traits, कि हर trait के लिए selection की है, जिसमें ग्रोथ के ट्रेड के लिए सिलेक्शन की गई है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग की गई
गई है, देन बॉडी कंपोजिशन के लिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग की गई है, देन फीड एफिशिएंसी के लिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग की गई है, एंड देन रिप्रोडक्शन के लिए भी सिलेक्टिव ब्रीडिंग की गई है। जैसे कि अगर हम बॉडी वेट बढ़ाएंगे तो रिप्रोडक्शन डाउन होने के चांस होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेनेटिक रूल्स में, तो उसके लिए सिलेक्शन किया है कि हम बॉडी वेट को इंप्रूव करेंगे लेकिन रिप्रोडक्शन स्टेटस जो है ब्रीडर्स में उसको भी इंप्रूव किया गया है। हेल्थ एंड वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंप्रूवमेंट लाई गई है, और रोबस्टनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग की जा रही है। जैसे स्लगिश के बहुत सारे दिए जाते हैं कि ब्रॉयलर और स्लगिश, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जेनेटिक इंप्रूवमेंट हुई है और हो रही है, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और स्पेसिफिक एंड जनरल डिजीज रेजिस्टेंस, ये हर शोबा में सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए या चीज़ों के जरिए किया जा रहा है, लेकिन जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं, स्पेशली एनिमल्स में नहीं की जा रही। और यूरोप एक्चुअली बैन किया हुआ जीएमओ को, तो उसमें उसी पॉइंट में से पोल्ट्री वहाँ लेकिन एक्चुअली अवेलेबल है, सेम वही ब्रीड है जो कि पाकिस्तान में है, रॉस डॉग अबर्ट वही वर्ल्ड में है। सब मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स को भी दूर किया गया है और किया जा रहा है। जेनेटिक सिलेक्शन कैसे की जाती है कुछ डॉक्टर शाहिद साहब ने एक्सप्लेन भी किया है, और उसमें अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 जनरेशन तक इसको किया जाता है, और हर जनरेशन में इसकी सिलेक्शन 10% की जाती है। मतलब इतनी फोर्स सिलेक्शन है कि आप 100 में से ओनली 10 बर्ड्स को चूज किया जाता है जो कि हाई इन ट्रेड्स हो, जो जिस ट्रेड के लिए सिलेक्शन की जाती है। एट द एंड जो भी 4 डिफरेंट ब्रीड्स को सिलेक्ट किया जाता है, और जब एंड ब्रीडर और जीपी लेवल पे आता है तो उनको आपस में 4 ब्रीड्स को क्रॉस ब्रीड करके हाइब्रिड लिवर ब्रॉयलर लिया जाता है, जो कि 6 वीक में या 5 वीक में 2.5 kg तक चला जाता है। और ये जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग हुई है, ये कोई एक दिन या एक महीने या एक साल का नहीं, एक्चुअली इट्स मोर देन 100 years now. It started in 1920 and now it's 2021. तो ये कुछ हिस्ट्री है जिसमें how chicken has improved yearly or decade after decade and decade, and before 100 years you can see a chicken can grow up to 1 kg in 120 days. And now it's 2 to 2.5 kg in 35 to 40 days. Even अगर आप नेटिव ब्रीड जो कि जेनेटिकली इम्प्रूव नहीं है, जिनकी सिलेक्शन हमने नहीं की, उनको देखें तो वो शायद इतने ही अरसे में इतना वेट गेन करते हैं। मेरी अपनी जो पीएचडी की रिसर्च थी वो लोकल असील बर्ड पे थी, तो मैंने 12 वीक में जो वेट गेन था वो 1 kg था। तो उसको क्योंकि जेनेटिकली इम्प्रूव नहीं किया गया, फीड वही यूज की थी जो कि मैंने ब्रॉयलर में यूज करते हैं, लेकिन उसका वेट गेन क्योंकि जेनेटिकली इम्प्रूव नहीं किया गया, सिलेक्ट नहीं किया गया, उसको भी अगर आज हम सिलेक्शन शुरू कर दें तो उसी ट्रेड्स को मद्देनजर रखते हुए जैसे कमर्शियल में की गई है, तो हो सकता है 25, 30, 50 साल बाद इसमें भी वही ग्रोथ कर सके चीज जो कि ब्रॉयलर में होती है। कुछ मुल्क उतर भी रहे हैं इस फेवर की। सेकंड वन इज यूज ऑफ हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स। ये भी काफी ज्यादा अगर आप सोशली डिस्कशंस में जाएं तो बहुत सारे लोग इसके बारे में भी कह रहे थे कि इसमें जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं। नॉर्मली जो फीड्स बनती हैं उसमें ग्रेन्स हैं जो कि 50 to 60% यूज कर रहे हैं, और वीट राइस कुछ भी कोई भी ग्रेन जो भी अवेलेबल हो। इसी तरह प्रोटीन सोर्सेज हैं जिसमें सोयाबीन है, कैनोला है, सनफ्लावर है, फिश मील है, एनिमल प्रोटीन सोर्सेज के तौर पे यूज किया जाता है फिश मील को भी। और देन कुछ एग्री बाई प्रोडक्ट्स हैं, व्हीट ब्रांड, राइस पॉलिश, और कुछ मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये एक्चुअली यूज किए जाते हैं फीड में। नथिंग मोर देन दैट, कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट यूज नहीं किया जाता। थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द यूज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड स्टेरॉइड्स। एक्चुअली तो ये जो कॉन्सेप्ट है यूज ऑफ हार्मोन, ये आ रहा होता है बेसिकली हमारा जो मिल्किंग एनिमल्स में हार्मोन यूज हो रहा था, जो कि उसको भी बैन कर दिया गया। उससे रिलेट करते हैं लोग कि क्योंकि मिल्किंग एनिमल में हार्मोन यूज हो रहा है तो वो पोल्ट्री में भी यूज हो रहा है। एक्चुअली पोल्ट्री के लिए कोई हार्मोन है ही नहीं वर्ल्ड वाइड, और उसके लिए एक पेपर है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया का है, उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि क्यों हार्मोन यूज नहीं किए जाते और क्यों पोल्ट्री में वो फिजिबल भी नहीं है,
और वायबल भी नहीं है। अगर फिजिबल और वायबल होते तो डेफिनेटली पोल्ट्री के लिए भी हार्मोन की प्रोडक्शन भी होती और यूज भी होता। एक्चुअली तो वर्ल्ड वाइड कहीं भी हार्मोन पोल्ट्री के लिए अवेलेबल ही नहीं है। उसकी कुछ रीजंस भी हैं जो कि मैंने फुटनोट में लिखी हैं कि हार्मोन यूज पहले तो 1950 में इनको इलीगल करार दे दिया गया, पहली बात तो ये है। सेकेंडली पोल्ट्री में वो इफेक्टिव ही नहीं है, जो हार्मोन अगर प्रोडक्शन हो तो वो इफेक्टिव भी नहीं है। और उनकी जो फॉर एक बड़ा जानवर है, दूध देने वाला जानवर, उसको आप इंजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पोल्ट्री में 30,000 का जो शेड है उसमें आप इंजेक्ट सिंगल वन को कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो मेन मोटो होता है फार्मिंग के अंदर उसको स्ट्रेस फ्री करना होता है, और इंजेक्शन इज ए स्ट्रेस, तो उसके लिए इसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अगर प्रोडक्शन की जाएगी हार्मोन की तो वो भी शायद बहुत कॉस्टली होगी। पोल्ट्री को हमें 200 रुपए के जी या 300-400 रुपए के जी मिल रहा होता है, तो उसमें हम शायद इतनी ज्यादा लगा नहीं सकेंगे हार्मोन की कॉस्ट जो हो सके। और इसका बल्कि इस जो सर्च है जॉर्जिया की, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया की, इसका हार्मफुल इफेक्ट आएगा चिकन की ग्रोथ पे, एक तो स्ट्रेस की वजह से, और अगर हम उसको लगाते नहीं हार्मोन तो वो ग्रोथ उस तरह इंप्रूव नहीं करेगा जिस तरह एक्चुअल में होनी चाहिए। और कुछ लोग इसको एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स के साथ भी करते हैं, स्टीरॉइड्स यूज होते हैं, एक्चुअली वो भी पोल्ट्री में उसका नेगेटिव इंपैक्ट है, पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि जो स्टीरॉइड्स हैं वो स्पेसिफिक टू सब पर्पसेस होते हैं कि जैसे आप बात करें कुछ डिसऑर्डर्स हैं, मल्टी डिसऑर्डर्स हैं, उनके लिए स्टीरॉइड यूज किए जाते हैं, वो चिकन में उनका यूज नहीं होता। और बेसिकली हार्मोन की पोल्ट्री में जरूरत ही नहीं है। This topic is antibiotics or growth antibiotics. इनको एंटीबायोटिक्स को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक्चुअली जो यूज भी हो रहे हैं उस यूजिंग इन पाकिस्तान, वेरी फ्यू आर नॉट यूजिंग, एक्चुअली देयर मेनी मच आर यूजिंग, लेकिन वो दो तरीके से यूज हो रहे हैं। एक तो क्यूरेटिव यूज है जो कि केयर के तौर पर, अगर फार्म में जानवर में कुछ डिजीज आ चुकी है उसको क्योर करने के लिए, जैसे ह्यूमन है, अगर यहाँ हमें कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उसको एंटीबायोटिक लेते हैं। एक तो यूज ये है कि उसमें क्यूरेटिव यूज है कि आप उसको जो भी डिजीज आई है उसको क्योर करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन उसमें भी ये ख्याल रखा जाता है कि बिफोर हार्वेस्टिंग और बिफोर कैचिंग उसको एक टाइम पीरियड दिया जाए जो कि उसका विथड्रॉल पीरियड हो, और उसमें कोशिश, और जो नॉर्मली एंटीबायोटिक्स पोल्ट्री में यूज हो रहे हैं वो या तो ह्यूमन में यूज ही नहीं हो रहे, और या फिर कुछ पुरानी जनरेशन है जो कि पहले ह्यूमन में यूज होती थी लेकिन अब स्लीप हो चुकी है और वो चिकन में यूज हो रही है। एक तो ये। सेकेंडली जो एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज हो रही है वो एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रमोटर्स के तौर पे यूज होती हैं, और नॉर्मली उसमें हमारे जो PRI है उसने एक इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की है कि आप कौन से एंटीबायोटिक को यूज कर सकते हैं। उसकी कुछ रीजंस हैं वो मैं आपको आगे अगली स्लाइड में बता भी दूंगा। नॉर्मली जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको यूज नहीं किया जाता है क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम बैक्टीरियल, जो बैक्टीरियाज इंटेस्टाइन में होते हैं, बैक्टीरियल डिस्ट्रक्शन से। तो कुछ और दूसरा वो जब बैक्टीरिया वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो एक्चुअली टॉक्सिन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं बैक्टीरिया से वो भी नहीं प्रोड्यूस होंगे, इसलिए भी यूज किए जाते हैं, और अल्टीमेटली ये बेटर ग्रोथ रेट और FCR की तरफ ले जाते हैं। एक्चुअली में होता ये है कि जो एंटीबायोटिक है वो जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है, मास जो है वो मोर देन 1000 डाल्टन वोल्ट वो इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब हो सकते हैं ब्लड स्ट्रीम में। तो नॉर्मली जो PRI ये डिफरेंट मैंने वेट्स मॉलिक्यूलर मासेस दिए हैं। जो PRI है उसने एक गाइडलाइन जारी की कि जिसका भी मॉलिक्यूलर मास 1000 डाल्टन से ऊपर होगा उसको आप यूज कर सकते हैं पोल्ट्री में, जैसे एंड्रामाइसिन है, बेंड्रामाइसिन है, वर्जिनामाइसिन है, इनको अलाउ किया गया है कि आप पोल्ट्री में यूज कर सकते हैं। तो आप फिर भी अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मीट ब्रांड्स हैं जो कि एंटीबायोटिक फ्री मेंशन करते हैं, बिल्कुल ऐसा है और ये पॉसिबल है क्योंकि बायोसिक्योरिटी मेजर्स बहुत इंप्रूव हो चुके हैं, लाइटिंग, वेंटिलेशन, फीड
और वाटर एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव हो चुकी है, और कुछ ऐसे एडिटिव भी आ चुके हैं जो कि एंटीबायोटिक को रिप्लेस कर रहे हैं। तो इट्स पॉसिबल, और ये मेंशन कर रहे होते हैं तो एंटीबायोटिक फ्री चिकन भी पॉसिबल है, लेकिन एंटीबायोटिक के साथ भी चिकन अगर प्रोड्यूस करेंगे वो भी सेफ है, क्योंकि उसमें भी अगर कोई गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता इट्स इलीगल एक्चुअली। अगर गाइडलाइन गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करेगा, वो कुछ लोग तो वैसे भी आपको मिलेंगे, लेकिन वो आप उसको पूरी इंडस्ट्री नहीं कंसीडर कर सकते। जो पीआरए की गाइडलाइंस हैं, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करके भी जो चिकन प्रोड्यूस होता है वो भी सेफ होता है, लेकिन जो एंटीबायोटिक फ्री चिकन है वो सेफ है, लेकिन वो भी प्रोड्यूस होता है। दोनों चिकन सेफ है, एक थोड़ा ज्यादा सेफ कह सकते हैं, एक कम सेफ कह सकते हैं, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट है कि जो बर्ड को रेज किया जाता है वो इस तरह रेज किया जाता है जैसे एक फैक्ट्री में हम रेज करते हैं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। दे आर रेज्ड इन वेरी वेल इक्विप्ड हाउसेस, बल्कि हम ये कहेंगे ऐसा एनवायरनमेंट शायद हमारे लोगों को अवेलेबल नहीं होता जैसा हम कोल्ड ड्रिंक प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो स्ट्रेस फ्री रहे और जिसकी वजह से वो ग्रोथ अच्छी कर सके। और स्ट्रेस फ्री रखना ही एक्चुअली मकसद है हमारा उसको, ताकि वो ग्रो फास्ट कर सके। और इसमें भी कोई कॉर्पोरेट फार्मिंग बहुत ज्यादा है, फैमिली फार्म्स थे जो कि अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, ये कह सकते हैं। तो फैमिली फार्म्स थे जो कि बढ़ते बढ़ते थोड़े बड़े हो गए हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंटली कोई बहुत ही कोई जालिमाना निजाम में रखा गया है, ऐसा सिस्टम नहीं है। ये कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं जो कि पहले कुछ हाउसिंग होती थी, अब उसकी इंप्रूव फॉर्म ये आ चुके हैं कि इंतहाई वेल मैनेज्ड फार्म्स आ चुके हैं, वेल इक्विप्ड फार्म आ चुके हैं। तो इसकी वजह से भी इंप्रूवमेंट आई है, कोई इसमें कोई ऐसी कोई चेंज नहीं की गई कि जो अनएथिकल हो या ऐसी कोई चीज हो। इसी में एक चीज आजकल बहुत ज्यादा आम है जिसको ऑर्गेनिक चिकन, फ्री रेंज चिकन, देसी चिकन की बंदी भी होती है। ऑर्गेनिक चिकन बेसिकली ये कि ऑर्गेनिक में वो क्लेम ये करते हैं कि इसमें हम सिंथेटिक या केमिकल चीज कोई नहीं यूज करते, तो ये इसकी एक्चुअली डेफिनेशन है। इसी तरह जो फ्री रेंज है उसमें ऑर्गेनिक प्लस उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दी जाती है कि जी वो मूवमेंट भी करे। और इसी तरह जो देसी चिकन है वो तो लोकल चिकन है जो कि बाहर आपको गलियों में मिलेगा। अब इन तीनों का कंपैरिजन अगर आप बनाएं तो इनमें डिफरेंस नहीं है, बल्कि अगर आप इसको थोड़ा नेगेटिव की तरफ लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं। जैसे कि अगर फ्री कुछ मुर्गी घूम रही है गली में, वो तो कुछ भी खा सकती है, कोई भी गंदे पानी से हैवी मेटल भी कर सकती है, उस तरह भी जा सकता है। लेकिन ये ऐसी डिबेट है जो कि फ्यूचर में चलती रहेगी, इसमें कॉस्टिंग भी मैटर करेगी। ये भी ऐसा मिथ है कि ये अच्छा ऑर्गेनिक चिकन जो है वो ज्यादा अच्छा है, एक्चुअली ऐसा नहीं है, सेम है, थोड़ा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मसल मूवमेंट ज्यादा होगी तो शायद मसल में फैट कम हो, मसल के कलर थोड़ा सा डार्क हो, एक्चुअली उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू वो सेम रहेगी। लास्ट पॉइंट, हेल्थ सिक एंड अनहेल्थी। सिक मींस कि जो हम सोच रहे होते हैं कि जो बर्ड हमारे पास आ रहा है वो बेसिकली स्लगिश है, वो बीमार किस्म का बर्ड है, एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी एज ही 40 डेज है, तो उसका स्ट्रक्चर बहुत टेंडर होता है। सेकेंडली उसकी जो ग्रोथ का पैटर्न है, क्योंकि उसका पर्पस ही हमारा मीट प्रोडक्शन है, तो उसके लिए उसकी वजह से वो थोड़ा स्लगिश नजर आता है, क्योंकि वो हैवी मीट होता है। थर्ड वन, उसके बावजूद ये स्लगिश होता है, लेकिन उसके बावजूद वो पानी भी पीता है, फीड भी खाता है, तो उसको इतना कमजोर नहीं समझा जाना चाहिए, इतना सिक नहीं समझा जाना चाहिए। कुछ जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कुछ हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाते हैं, मिसहैंडलिंग हो जाती है, उसको हम फार्मिंग के रिलेटेड या ड्राइवर को एज ए नेगेटिविटी नहीं ले सकते। वो मिसहैंडलिंग है, वो किसी भी चीज में हो सकती है, किसी भी वजह से हो सकती है। और उसके अलावा जो इनके ब्रीडर्स होते हैं बहुत अग्रेसिव होते हैं, इवन आप उनके फार्म में नहीं जा सकते, तो इनके जो पेरेंट्स हैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। आप अगर उनके फार्म पे जाएं तो आपको वो इवन फार्म के अंदर एंटर भी नहीं होने देंगे। और वैसे भी स्पीड या जो इस पैरामीटर नहीं होता कि न्यूट्रिशन अच्छी है या बुरी है, न्यूट्रिशन तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो एक्चुअली बोलती है, ना कि उसकी जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है। अगर कोई चीज 5 दिन में बड़ी हो रही है या फिर 10 दिन में बड़ी हो रही है, तो 5 दिन वाली बुरी होगी और 10 दिन वाली अच्छी होगी। एक्चुअली तो उसकी जो न्यूट्रिशन है, जो मसल की कंपोजिशन है, वो मैटर करेगी।
अगर इन्हीं ब्रॉयलर को हम ज्यादा एज के लिए रखें तो वो भी उसी तरह बिहेव करेंगे जैसे नॉर्मल चिकन है। अगर हमको फीड उस तरह की ना दे जो कि इसका पर्पस फीड है, तो ये भी शायद ग्रो उतना अच्छा नहीं करेंगे, बिल्कुल देसी की तरह नहीं करेंगे, लेकिन उतना अच्छा नहीं करेंगे जितना ये आज कर रहे हैं। सेकंड थिंग जो कि अनहेल्दी होने की करता है, उसमें आ जाता है कैंसर है। अब कैंसर के बारे में अगर देखा जाए तो हर बंदे को, हर ह्यूमन बीइंग को एक साल में तो ट्रिलियन टाइम चांस होता है कि वो कैंसर में मुब्तला हो सकता है, ट्रिलियन टाइम। उसकी वजह क्या है कि आपके बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो सेल्स की नेचुरल डेथ हो रही होती है, उस दौरान अगर जो उसकी इंफॉर्मेशन कॉपी हो रही है, डीएनए इंफॉर्मेशन कॉपी हो रही होती है, उसमें कहीं भी प्रॉब्लम आ जाए तो दैट विल लीड्स टुवर्ड्स कैंसर सेल। तो उसको हम रिलेट कर देते हैं पोल्ट्री के साथ। ये बड़ा अजीब है क्योंकि हर टाइम पे हमारे यहाँ बॉडी के अंदर सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है और उसका चांस है कैंसर की तरफ जाने का। लेकिन इसमें नॉर्मली हम रिलेट कर रहे होते हैं कि हैवी मेटल्स क्योंकि पोल्ट्री के अंदर पाई जाती हैं, उसकी वजह से कैंसर होने का चांस है। एक्चुअली में देखा जाए तो हैवी मेटल इंडस्ट्रियल वेस्ट में ज्यादा पाई जाती हैं, और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के अंदर जा रहा है, और वाटर से वो फॉर एग्जाम्पल पाउंड फिश, सी फिश की तरफ भी जा सकता है या चावल में भी जा सकते हैं। और अगर आप एनालिसिस देखें तो हैवी मेटल्स का ज्यादा पोर्शन आपको चावल में मिलेगा जिसमें वाटर इन्वॉल्व है, एक्चुअली फिश के अंदर मिलेगा। इस तरह की चीजों के अंदर हैवी मेटल ज्यादा मिलेगी। अगर आप फिश मील को पोल्ट्री में यूज भी करते हैं तो परसेंटेज क्या है, एक तो वो भी देखना पड़ेगा कि क्या इतनी परसेंटेज हम यूज भी करते हैं कि इसकी वजह से हैवी मेटल चिकन में चली जाती है और जिसकी वजह से कैंसर होने का चांस है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर आप डाटा निकाल के देखें कि पोल्ट्री में मीट में आर्सेनिक या अदर हैवी मेटल्स की परसेंटेज क्या है, तो वो ये बहुत कम है, बल्कि इतनी कम है कि वो एज ए ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे भी एक्ट कर सकती हैं। फिर एक और इसके लिए अनहेल्दी मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि नॉर्मल ग्रोथ है, ये ग्रोथ हो रही है, अर्ली प्यूबर्टी के रिलेटेड इश्यूज बयान किए जाते हैं। एक्चुअली ये hormonal imbalance है। This is actually hormonal imbalance which might be due to eating food from that source or animal which is administered with hormone like milk which we get from animal that is administered with hormone which can create hormonal imbalance in body and related will go for abnormal hair growth and early puberty. And secondly जो फिजिकल आप मूवमेंट अभी कम हो चुकी है हमारे यहाँ, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई हैं, उसकी वजह से भी एनर्जी प्रोडक्शन जो बॉडी की है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से सब ऑप्टिमल हार्मोनल फंक्शंस शुरू हो जाते हैं। ये भी एक रीजन है जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह है। थर्ड, अगर जो आजकल हमारे यहाँ मोबाइल का यूज है या लैपटॉप यूज है या लेट नाइट तक जागने की वजह से हम एक्स्ट्रा लाइट ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे मेलाटोनिन के लेवल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि हम उसमें पूरा स्लीप नहीं ले रहे। उसकी वजह से भी जो सेक्स हार्मोन्स का इम्बैलेंस आता है और उसकी वजह से अर्ली प्यूबर्टी और हेयर ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड लास्टली जो कि एक्सेस किड्स ड्यूरिंग अंडर एज एक्चुअली स्पेशली टू अनडिजायरेबल और अनएथिकल मीडिया कंटेंट इज आल्सो लीड्स टू hormonal imbalance and ultimately lead towards abnormal hair growth and early puberty. इसको अगर इसी को कंटिन्यू करते हैं तो ये हार्मोनल, अगर हार्मोन्स पार्टिकल मिल्क से भी या किसी और सोर्स से आ रहे हैं, जो हमारा कुकिंग का प्रोसीजर है, क्या उससे हार्मोन बच सकते हैं या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फंक्शंस हैं उसमें क्या लो पीएच पे हार्मोन सस्टेन करते हैं? ये भी क्वेश्चन है जो कि एक्चुअली नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा कुकिंग का जो प्रोसीजर है उस पे भी हार्मोन स्टेबल नहीं है। और उसके बाद जो हमारे बॉडी का मैकेनिज्म है जिसमें 2.5 pH in the digestive system that can lead to destruction of major hormones. और एक अभी जो एक रिसेंट नया टॉपिक है वो स्ट्रेस हार्मोन का, ये चीज क्योंकि बर्ड लोग इसको रिलेट करते हैं कि क्योंकि बर्ड को स्ट्रेस में रखा जाता है और उसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन की प्रोडक्शन होती है और अल्टीमेटली वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ लेके जा सकती है ड्यू टू चिकन। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि
अगर स्ट्रेस में रखा जाए तो एक फ्रेज है जैसे कि अगर आप बकरी को शेर के सामने खड़ा कर दें और उसको अच्छे से अच्छा चारा दें तब भी वो ग्रोथ नहीं कर सकेगी। अगर हम स्ट्रेस में बर्ड को रखेंगे वो ग्रोथ नहीं कर सकेगा तो फाइनेंशियली वो इकोनॉमिकली नहीं रहेगा। सेकेंडली जो बहुत सारे प्लांट सोर्सेज हैं उनमें एथिलीन है जो कि एक्चुअली इंफॉर्मेशन का काज करता है, वो भी हार्मोन है। तो हम इसका मतलब कि कोई वेजिटेबल सोर्स भी ना खाएं क्योंकि वहां से भी हार्मोन आने का चांस है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। और इवन जो क्रॉनिक स्ट्रेस है वो एनिमल को फैटर करती है। तो चिकन में तो वैसे ही फैट का लेवल बहुत कम है, तो अगर स्ट्रेस में है तो उसमें तो फैट का लेवल ज्यादा होना चाहिए एक्चुअल में। तो ये बहुत सारी चीजें जो कि और उसके अलावा जो हम फीड में बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी यूज कर रहे होते हैं जो कि एंटी स्ट्रेस होते हैं एक्चुअली, जिसमें विटामिन ई है, सी है, सेलेनियम है। तो ये सारी चीजें बयान करती है कि एक्चुअल में स्ट्रेस हार्मोन पहली बात तो बनता ही नहीं है, और दूसरा ये अगर कोई बनेगा तो हम उसके अगेंस्ट कुछ ऐसे एडिटिव यूज कर रहे हैं जो कि स्ट्रेस हार्मोन को या स्ट्रेस फैक्टर को कम कर रहे हैं। थैंक यू। थोड़ा टाइम